की तरह है। आपने जिस तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, इसके लिए रांची गए, इंटरव्यूज़ के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या किया, क्वेश्चंस लाने से लेके सब कुछ आपने किया है। इस इन सब चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। जेपीएससी सीडीपीओ का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे साथ बैठी है मारिया फ़ातिमा। आपको बता दूं कि मारिया फ़ातिमा पलामू के कुरहा गांव से आती हैं और इस गांव में कोई भी सरकारी अफसर नहीं बना है। पहली ऐसी लड़की है उस गांव की जो सरकारी अफसर बनी है। मेरे साथ बैठी हुई हैं, तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया जोहार हज़ारीबाग के पूरे दर्शक को। तो मारिया जी, कैसे आपके गांव में बहुत शिक्षा की कमी थी, आप मतलब बहुत कम महिलाएं जो हैं पढ़ती थी, आगे बढ़ती थी, आपने ये कीर्तिमान कैसे हासिल किया? कैसे वहाँ से बाहर निकल के आपने तैयारी की इस एग्ज़ाम के लिए? एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है। एक्चुअली शुरुआत मैंने किया था, बहुत मुश्किल से रहा है मेरा सफ़र पूरा। जो पूरी जो शिक्षा हुई है वो गांव में ही हुई है। तो ऐसा लोगों का मिथ होता है कि सरकारी स्कूल से जो पढ़ते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या करियर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। बट ऐसा, क्योंकि मेरे पास, मुझे भी ऐसा था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सब थे, बड़े बड़े स्कूल में जा कर के पढ़ रहे थे। शुरुआत उन्होंने गाँव से किया, बट सब फिर बाद में सब बड़े बड़े शहरों में चले गए पढ़ने के लिए। बट मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन हमारे घर की उतनी अच्छी थी नहीं, तो ऐसा मतलब मैं चाहती थी कि जाऊँ मैं भी पढ़ने, बट ऐसा था नहीं। तो मेरे पास जितने भी सीमित संसाधन थे, मैंने उसी से कोशिश किया कि जो भी मेरे पास है। मेरी अम्मी कहा करती थी, बेटा जिस पे लगन और मेहनत हो तो उसको जो करना होता है वो कर लेता है। तुम्हारे पास अगर है, तो अगर तुम्हारी मेहनत और लगन सच्ची है और अल्लाह पाक देख रहे, तो तुमको किसी में कामयाबी मिलेगी। तो मैं इस पर लगी रही। पूरी शिक्षा गाँव में ही हुई है, सरकारी स्कूल से हुई है। मैं बताते चलूँ कि जब मैं इंटर करी थी, इंटर की जो मैं ट्यूशन लेती थी, तो हमने बोरे पे बैठकर इंटर की ट्यूशन लिया है मैंने। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग सोचते हैं कि इंटर में बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़ने का शौक होता है, तो बोरे पे बैठकर इंटर तक की मैं ट्यूशन पढ़ी हूँ। तो बहुत नॉर्मल सा रहा है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया वहीं पे, तहसील से ही मैंने किया, अपने गाँव से ही। अच्छा, वही गाँव से ही ग्रेजुएशन किया? जी, गाँव से ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया है। किस सब्जेक्ट में किया आपने? जी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरा। जी तो वहाँ उसके बाद फिर एक था मन में कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि ऐसा होता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर का जो पढ़ना होता है, बड़े बड़े उसके लिए कोचिंग संस्थान चाहिए होता है बहुत। तो वैसा मेरे पास कुछ था नहीं। तो मुझे था कि कॉम्पिटिटिव, या फिर कहते हैं कि एडमिशन लेने के लिए बहुत फीस चाहिए होता है, तो उतना तो वैसा कुछ था नहीं। तो ऐसा था कि कुछ ऐसा करना है जो मैं अपने बलबूते पे कर सकूँ। तो एक माध्यम था मेरे पास मोबाइल, और मोबाइल से मैंने यूट्यूब से बहुत सहयोग मुझे लगा। यूट्यूब के गूगल से मैंने देखा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है। फिर मैंने यूपीएससी से मैंने शुरुआत करा था। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी आपने कब शुरू किया? मतलब 2017 अगस्त में मैंने शुरुआत करा था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने खुद से मैं शुरू, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं था, तो गूगल से, और वहाँ पे मेरे मतलब गांव में ही रह के पढ़ रही थी आप? जी बिल्कुल। और गांव में गूगल नेटवर्क भी वहाँ पे सही नहीं था। अब तो बहुत अच्छा हो गया, उस पर नेटवर्क भी नहीं होता था। तो मतलब मोबाइल से बहुत सर्च करने के बाद, इधर उधर जाने के बाद नेटवर्क आता था, गूगल से सर्च करती थी, चीज़ें पता चला कि ऐसे ऐसे होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 फेजेस होते हैं। फिर यूपीएससी के मैंने बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यूज़ देखे। उसके बाद एक आया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि लोग बिना कोचिंग के भी कर रहे थे। तो यूट्यूब से मैंने फिर शुरुआत करा। यूपीएससी के भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं। 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स, मेंस ऐसा के रुका यूपीएससी में। अच्छा, फिर मैं प्रीलिम्स क्लियर हुआ आपका? जी, और उसके बाद फिर जेपीएससी फिर आया इसी बीच में। तो फिर जेपीएससी का आया, तो मुझे लगा, मेरी फैमिली वालों ने कहा कि जेपीएससी भी दो। हालांकि मेरा देने का मन नहीं था, बट मेरी फैमिली ने बहुत फोर्स किया कि दो, हो सकता है हो जाए, इतना मेहनत की यूपीएससी में। तो फिर यूपीएससी भी मैं कर रही थी, और जेपीएससी मैंने साथ साथ शुरुआत करा मैंने। फिर जेपीएससी जब मैं दी, तो प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू भी फाइनल में पहुंच गई। और इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला। तो जेपीएससी, किस जेपीएससी में आप इंटरव्यू तक पहुंची? 7th to 10th जेपीएससी में। 7 to 10 जी, वो सारा चीज़ एक बार में होता चला गया। तो मुझे बहुत आत्मविश्वास आया कि यहाँ पे मैं पूरा इंटरव्यू तक पहुँच गया। बहुत अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स मिले मुझे। तो वो एक आत्मविश्वास और आया। बट मेरिट में नाम नहीं आ पाया था। तो फिर से मैं लगी रही, लगातार तैयारी कर रही थी। इसी बीच मैंने जेपीएससी फिर से दिया था, और सीडीपी का भी एग्ज़ाम हो रहा था। मात्र 64 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। तो बहुत उस टाइम भी ऐसा मिथ था। अच्छा सॉरी, इससे पहले मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था, म्यूनसिपल सर्विस का। जी, म्यूनसिपल सर्विस का। तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया, तो वो भी उसका सिलेक्शन फाइनल हो गया। और 2025 में आपने इंटरव्यू भी लिया था। तो वो उसके तहत मेरा सिलेक्शन, अभी मैं राजस्व निरीक्षक के पद पे रामगढ़, पहले गढ़वा में था, अभी रामगढ़ में कार्यरत हूँ। तो फिर ये साथ में आपने तैयारी किया रह के, एग्ज़ाम पहले दे चुकी थी, मतलब जॉब में आने के बाद तैयारी किया, इंटरव्यू की, ये कैसे किया ये वाला? ये जो भी निकाले हैं ना जी, इससे पहले एक्चुअली एग्जाम इसका प्रीलिम्स और मेंस 2024 में हुआ था। और उसके साथ साथ मेंस का रिजल्ट नहीं आया था। मेंस में पहले से करी थी। रिजल्ट आया है ये दिसंबर 2025 में।
में। अच्छा। उसके बाद फिर इंटरव्यू हमारा शेड्यूल था 8 जनवरी 2026 हाँ। और इंटरव्यू खत्म होने के 24 घंटे के अंदर रिजल्ट हाँ। आ गया। हालांकि अच्छा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 से 10 दिन लगेंगे, हाँ। मतलब 2 साल ये परीक्षा लंबी चली अच्छा। और मात्र 64 सीट के लिए। और मैं हाँ। बताती चलूँ कि झारखंड का फर्स्ट बैच है CDPO का। अच्छा। जब से झारखंड बना है तब से हाँ। ये इस एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराया गया था। बिल्कुल, तो इंटरव्यू में कैसे मतलब आपने एक्सपीरियंस तो होगा ही क्योंकि पहले आपने जेपीएससी में इंटरव्यू तक गई हुई थी, तो जी। कुछ हेल्प मिला पहले से? इसके लिए अलग से तैयारी किया, जॉब करते-करते कैसे किया? जी पिछली बार मैं इंटरव्यू गई थी, उस टाइम कोई क्लासेस मैं कभी नहीं की हूँ, कभी भी हाँ। किसी भी एग्जाम्स के लिए कोचिंग मैंने कहीं नहीं लिया है। हाँ। सेल्फ स्टडी ही रहा है मेरा पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो इस बार भी मेरा कंप्लीट था, कोई कोचिंग मैंने नहीं लिया इस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में सबसे खुद से ही करा है सारा चीज़। हाँ। इंटरव्यू में मैं गई थी तो एक मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने ज्वाइन करा था, कुछ नोट्स दिए गए थे। अच्छा। हालांकि इंटरव्यू जो था मेरा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो अच्छा। मैंने पढ़ा वहाँ से नहीं आया। हाँ। इंटरव्यू का क्वेश्चन बिल्कुल उलट था, वो उनका पूरा मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, हालांकि ये महिला बाल विकास परियोजना हाँ। पदाधिकारी की परीक्षा, तो हमने हाँ। कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बट वहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं आया। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि उनके पास सब कुछ होता है पूछने के लिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उसका तैयारी कर नहीं सकते, कोई सिलेबस नहीं है इंटरव्यू का, तो वो कुछ भी पूछ सकते। तो उन्होंने जो मैंने पढ़ा था वो नहीं पूछा, उन्होंने बिल्कुल उलट पूछा। हालांकि उसके बावजूद मैंने हर एक सवाल का जवाब दिया, एक जगह भी मैं सॉरी नहीं बोली उन लोगों को, सब सारा आंसर मैंने दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने दिया और मैं तैयार करके गई थी उसको भी, बट उतना नहीं पढ़ा था, बट फिर भी अच्छा गया। और वही बोर्ड था मेरा जो पहले 7 JPC में जो मेरा बोर्ड था, अच्छा। वही बोर्ड था। तो उन लोगों को वो उन्होंने पूछा भी, मेरे से मैंने बताया, तो वो बहुत हाँ। खुश भी हुआ कि अच्छा कि पहले से आप आ चुकी हो, आपको इतना मार्क्स मिल चुका है, क्योंकि पिछली बार मुझे 70 मार्क्स मिला था इंटरव्यू में। बिल्कुल। तो बहुत खुश हुआ कि अच्छा आप इतना मार्क्स ला चुकी हैं ऑलरेडी। तो उस बार भी मुझे लगता है होपफुली अच्छा मार्क्स मिला होगा, अभी मार्क्स आए नहीं है। और फाइनल रिजल्ट जब आया तो फाइनल में देखा मैंने रैंक 38 मेरा रैंक था इस बार। बिल्कुल। तो ये बताइए, हम लोग देखते हैं कि गांव में जो है एक तो महिलाओं को पढ़ने के लिए उतना प्रेरित नहीं किया जाता है, और दूसरी बात है कि मुस्लिम परिवार में भी उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि लड़कियां कहाँ बाहर जाके पढ़ेंगी, एग्ज़ाम देंगी। आपको कैसे सपोर्ट मिला, फैमिली का कैसे सपोर्ट मिला, कैसे आप इसको देख रही हैं? जी जी, घर पे जो कि मैंने बताया गांव में है, तो मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, तो फैमिली में है थोड़ा सा कि लड़कियां मोस्टली घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो इसमें मेरी अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा रोल है। वो घर पे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मुझे घर में एक ऐसा माहौल मिला कि मतलब अगर पढ़ रही, बहुत लोग ऐसा होता है कि भाई बेटी हुई है तो बोलते हैं कि मतलब बड़ी ऐसी होती है बेटियाँ, तो लड़की यही पूछा जाता है कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। तो मेरी अम्मी ने बिल्कुल इसके था, उसका खाना नहीं, अब तुम पूरा फोकस पढ़ाई पे दो, सारा घर का सारा काम मैं कर लूँगी, मतलब मेरी बहन सारा संभाल लेती थी। बट मुझे पता था कि इसमें पोटेंशियल है, ये पढ़ रही है, तो पूरा मुझे ऐसा माहौल दिया गया था। घर पे एक कमरा था, मैं उस पर दिन रात पढ़ती रहती थी। तो और पूरा सपोर्ट मेरे अम्मी अब्बू सब ने, भाई बहन सब ने सपोर्ट किया। और इवन मैं एक चीज़ करना चाहूँगी, बहुत बार हमारे देसी फैमिली में ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं वो टॉन्ट मारते हैं। बट मेरे फैमिली में एक चीज़ अच्छा रहा, मेरे ददियाल ननियाल सभी लोग, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे पढ़ रही है तो क्या कर लेगी, सब ने कहा, सब ने यही कहा कि भाई ये फ्यूचर ऑफिसर है। और सब मेरे चचा लोग भी हैं, चच्ची लोग भी हैं, बाहर घर के बच्चे, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उनके आत्मविश्वास से भी मुझे प्रेरणा तो मिलती उस रही। दौरान आपकी शादी भी जब हो गई तो वहाँ पे क्या बाधा है? क्या ससुराल वालों का सपोर्ट मिला? हस्बैंड का क्या सपोर्ट रहा, क्या रोल रहा? क्या हस्बैंड चाहते थे कि आप जाके नौकरी करें, या फिर मतलब उनका क्या जी, सपोर्ट रहा? शादी से पहले तो है कि भाई फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। हाँ। शादी के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि शादी के बाद बिल्कुल स्मूथली सब कुछ हुआ। ऐसा कहना बाकी लड़कियों के लिए दिग्भ्रमित करना जैसा होगा। नहीं, मुश्किलें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ें बदल जाती है, माहौल बदलता है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बदल जाती है। मगर ये चीज़ है कि अगर आपने तय किया है कि आपको कुछ करना है और आप में जज्बा है, तो वो आपको रास्ता धीरे धीरे बनता जाता है। और इसमें सहयोग मुझे मिला है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी सहयोग, मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर वो चाहते तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। शादी के बाद पूरा सपोर्ट ही उनका रहा है। और शादी के बाद मैं बताती चलूँ, शादी के बाद भी मैं हॉस्टल में रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड लोग ऐसा होता है कि वो घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद मैं लाइब्रेरी भी गई हूँ, और उन्होंने मुझे दिक्कतें आ रही थी कुछ, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भी भेजा है पढ़ने के लिए, ताकि मैं शांति से पढ़ सकूँ। और ससुराल का भी पूरा सहयोग रहा है, बिना सहयोग के नहीं कर पाती, तो सबका है। इनके जो हस्बैंड है वो जोहार हज़ारीबाग में ही काम करते हैं, उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। हाँ, तो मेरे साथ कलाम है, जो मैं लगातार देखता रहा कैसे एक पत्नी को आपने सपोर्ट किया। तो कैसे क्या देखते हैं आजकल के समाज में, देखते हैं हम लोग को खबरें जो आती हैं इस तरह की कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं उन लोगों को? आपने जिस तरह सपोर्ट किया, एक प्रेरणा की तरह है। आपने जिस तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, इसके लिए रांची गए, इंटरव्यूज़ के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या किया, क्वेश्चंस लाने से लेके सब कुछ आपने किया है। इन सब चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? बाकी जो महिलाएं हैं जो जाती हैं शादी को होके, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं?
ये सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट का जहाँ तक बात है कि इसका बड़कपन है कि जो बता रही है, लेकिन सब श्रेय इसी को जाता है। मेरा काम था कि जो बाधाएं हैं या जो चैलेंजेज है उसको मिनिमाइज़ करना, और ये जो इसका जो लक्ष्य है वो उसके तरफ ये स्मूथली बढ़ सके और उसको हासिल कर सके। तो ये नियंत्रण लगातार ये ठान ली थी कि इस चीज़ को करना है, तो इसका जो सोच था उस पर लगातार ये बढ़ती रही। मेरा जो काम था वो मैंने बस निभाया, और कोई अगर ठान लिया है जो बढ़ते हुए चीज़ को कौन रोक सकता है, बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है, हवा को कौन रोक सकता है। तो जब ये ठान ली थी तो ये बस लगातार चलते रही, और हम बस जो भी इसके बाद की चीज़ था पढ़ाई को छोड़कर, वो चीज़ें आसान था मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम था ये इसके लिए बहुत श्रेय का ज़रूरत नहीं है, और लोग अगर दिल से करें तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे मारिया फातिमा की, जो किस तरह से गांव की पहली अफसर बन गई हैं और पूरे गांव में भी इस तरह की चर्चा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को आप? दो लोगों को मैसेज देना चाहूँगी। एक तो जो स्टूडेंट है उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी शिद्दत से तैयारी करें। आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करें, आप अपने खुद से ईमानदार रहें। अगर आपकी बहुत ऐसा होता है कि अभी भी एग्ज़ाम, जैसे झारखंड की अगर बात करें तो ऐसा बहुत हल्ला होता है कि सीट्स बिक जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। अगर देखिए ये भी सीट्स मात्र 64 सीट्स है, लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। बहुत लोग ये बात सोचकर हताश हो रहे थे कि मात्र 64 पद के लिए क्या फॉर्म दे, कौन इतने लोग हैं, लाखों लोग एग्जाम देंगे, 64 सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 64 लाखों में 64 में निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं। लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपका कंपटीशन लोगों से नहीं, आप खुद से होता है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची, पूरी ईमानदारी से पढ़े तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपके सामने हूँ, कल बहुत बार ऐसा हुआ मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने हार नहीं माना है। तो आपको गिव अप नहीं करना, लगातार मेहनत करना है। और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे आपकी तैयारी को, मजाक बनाएंगे, बोलेंगे कि नहीं होता है, सीट बिक जाती है, या फिर ये बोलेंगे कि नहीं पढ़ने नहीं जा रहा है या पढ़ने नहीं जा रही, टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। तो आपको बस मेहनत शांति से करना है, वक्त खुद सबको जवाब दे देगा, आपकी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। और फैमिली को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर लड़की हो लड़का हो, किसी की बहन है, पत्नी है, बहू है, जो भी है, अगर आपकी बहन है तो उसका आप घर में तैयारी कर रही है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट ज़्यादा करें। आप पैसे से सपोर्ट ना करें मगर उनको भावनात्मक रूप से सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी तरह का फैमिली हो। सपोर्ट अगर मिलता है, कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें और जज्बा और जुनून एग्ज़ाम निकालने का होता है, और वही हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद। जी धन्यवाद, और आप दोनों का चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। धन्यवाद।